Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT, and this is going to be a very important series on the law of constitution, one of the most asked and one of the most important subjects for legal reasoning section in CLAT और any other law entrance exam. आप चाहे कोई भी law entrance exam दो इंडिया में, चाहे वो 5 ईयर हो, 3 ईयर हो या फिर कुछ भी और हो, law of constitution is the base law जो सबको पढ़ाया जाता है. Now, first of all, it's very important to understand that you do not have to read the entire constitution. हम लोग कई बार क्या करते हैं, constitution का bare act लेते हैं और सारे आर्टिकल्स पढ़ने लग जाते हैं. नहीं, आर्टिकल्स आपसे कोई नहीं पूछेगा डायरेक्टली, आपसे कोई भी ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा. द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन पैसेजेस, बट यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एबल टू रीड दोस पैसेजेस वेल, है ना, ताकि हम लोग उसको समझ पाए, उनको कर पाए. तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग एपिसोड 1 से लेके जो हमारा लास्ट एपिसोड है, दैट विल गिव यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. वी आर 100% श्योर कि कॉन्सेप्ट वाइज आपको इस सीरीज देखने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम लोग कई बार करते हैं लेंथी क्लासेस की, हमने भाई 40 क्लासेस अटेंड कर ली कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका कोई सेंस ही नहीं है ना. वी डोंट नीड सो मेनी क्लासेस. सो व्हाट वी हैव डन इन दिस सीरीज इज, हमने इसको जितना ज्यादा ब्रीफ हो सकता है, जितना ज्यादा टू द पॉइंट हो सकता है, उतना ज्यादा टू द पॉइंट रखा है. जहां जहां हमें थोड़ी डिटेल्स की जरूरत है वहां पे हमने डिटेल्स भी डाली है. सो अगर आप ये सीरीज देख लेते हो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आपको उसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. यू आर गुड टू गो विद दिस. So we will start with the first episode which will talk about a basic making of the Indian Constitution. तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हो, हम सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया था, जिसको हम रिपब्लिक डे भी मानते हैं. लेकिन उससे पहले की जो जर्नी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे हमारा, उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है. अगर हम वही बात नहीं समझ पाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है, वो क्यों दे रखी है, ये हमें समझ नहीं आ पाएगा. So very briefly, first session is going to be very, you could say, crisp and short, where we understand a brief history of the Indian Constitution. तो हिस्ट्री की शुरुआत होगी जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, राइट. तो 1857 में क्या हुआ कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं काफी सारे इंग्लिश राइटर्स. इसमें हमारी कंट्री के लोग पहली बार एकजुट होकर वी फॉट द ब्रिटिशर्स. Although we were not very successful at most places, but पहली बार ब्रिटिशर्स को लगा कि यार इंडियंस के अंदर एक वो यूनिटी आ रही है, सो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो उनको लगा कि अब एकदम से इंडिया को हम हर जगह साइडलाइन नहीं कर सकते इंडियंस को, हमको इनको थोड़ा सा इंक्लूड करना पड़ेगा. तो चाहे वो नाम मात्र किया हो, लेकिन उन्होंने हमें थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश करी. तो अगर आप यहां पर देख सकते हो कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, वहां पर इंडिया का परसेप्शन चेंज हो गया अबाउट दी इंडियंस. ठीक है, इंडिया, और यहां पर मैं इंडियाज परसेप्शन का क्या मतलब है, दिस इज ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियाज परसेप्शन चेंज अबाउट इंडिया, कि अब आप इंडियंस को शांत नहीं रख सकते हो, है ना. अगर आप ऐसा नहीं कुछ भी करने लग जाओ, कुछ भी लॉ ले आओ, किसी को भी जेल में डाल दो, किसी को भी मार दो, तो ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, है ना. दे विल क्लियरली रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट यू. तो इसीलिए ब्रिटिशर्स कुछ अपने रेगुलेशंस लेकर आए, ऑल्दो इट वाज अ वेरी मच हाफ हार्टेड अटेम्प्ट. इसको एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट बोला जाता है, to incorporate Indians to the governance of the British Empire, or you could say the British India. तो समझते हैं कि वो क्या छोटे छोटे एक्ट्स थे, क्या क्या वो लोग you could say इंडिया के लिए रेगुलेशंस लेकर आए थे, जिसने थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश की. तो फर्स्ट सच एक्ट वाज इन द नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ, 1858 में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं. इसने जो सबसे बड़ा चेंज किया ना, अभी तक क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमें रूल कर रही थी. All of us know ये बेसिक सी बात, that Britishers came to India for the purpose of trading, है ना. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी और वो ट्रेडिंग करते थे. धीरे धीरे करके उनको अलग अलग राइट्स लेते उन्होंने इतने ज्यादा राइट्स ले लिए इंडिया में कि वो पूरी कंट्री पर ही राज करने लग गए, राइट. तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर की गई ब्रिटिश क्राउन पे. तो ब्रिटिश क्राउन क्या होता है, ब्रिटिश हमको सबको पता है कि अभी भी अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो इट्स बेसिकली वहां पर एक किंग या क्वीन होते हैं, है ना. क्वीन रिसेंटली डाइड ऑल्सो, इतने 70 साल क्वीन एलिजाबेथ ने वहां पर रूल किया, देन शी डाइड. तो यहां पर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में हुआ करता था. तो बेसिकली पहले एक कंपनी पूरे देश को चलाती थी, नाउ इट वेंट टू दी इंग्लिश मोनार्की, जो इंग्लिश के जो किंग क्वीन जो भी होते उनके हाथ में चला गया. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल एक पोस्ट हुआ करती थी, विच वॉज यू कुड सी दी हाईएस्ट पोस्ट ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया. ठीक है, वो गवर्नर जनरल को ट्रांसफर किया गया वाइस रॉय के हाथ में. गवर्नर जनरल वाज मेड दी वाइस रॉय, राइट. पहले वाइस रॉय कौन बने उस समय, लॉर्ड कैनिंग. 1858 में जब ये लॉ आया
तो लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर दिस. अब ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से तो इनका हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था, लेकिन उनको तो इंडियंस को दिखाना था कि हमने आपके लिए बहुत एक अच्छा काम किया है, तो उन्होंने इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस का नाम दिया था. राइट, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस का नाम दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को, कि हम लोग आपके लिए बेटर करने के लिए चीजों को लाए हैं, हम लोग बेटर रेगुलेशंस वगैरह लेके आएंगे. ऑल्दो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, तो इंडियंस को भी लगा कि इसमें अपने क्या किया है, मतलब ठीक है पावर ट्रांसफर हो गई है, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बोलेंगे, फाइन, बट व्हाट चेंजेस आर यू ब्रिंगिंग ऑन द ग्राउंड, है ना, व्हाट हैव यू चेंज फॉर अस. तो ये इसके 3 साल बाद में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया. अब इसमें पहली बार इंडियन मेंबर्स को भी लेने की बात की गई. जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो काउंसिल होती थी ना, उसमें इंडियन मेंबर्स को लेने की भी बात की गई. तो अगर आप देखोगे कि इंडियंस वर आल्सो अपॉइंटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते हैं? जिनका डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहेगा. दे विल नॉट हैव एनी वोटिंग पावर और एनीथिंग लाइक दैट, बट दे कैन सिट इन दी मीटिंग्स, दे कैन हैव डिस्कशंस, वो इंडिया का पक्ष रख सकते हैं. ऑल ऑफ दोस पावर्स वर गिवन टू देम, राइट. सो 1862 में इस एक्ट के अंडर 3 लोगों को लॉर्ड कैनिंग ने एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किया. वो 3 लोगों के नाम लिखने बहुत जरूरी है. फर्स्ट वाज राजा ऑफ बनारस, सेकंड वाज महाराजा ऑफ पटियाला, एंड थर्ड पर्सन वाज सर दिनकर राव. ये 3 लोग थे who were appointed or you would say nominated by Lord Canning as the non-official members in the council, in the British Council. तो पहली बार चाहे नॉन ऑफिशियली हम लोगों को ऐड किया गया डिसीजन मेकिंग में किसी तरह से. ऑल्दो अगेन एज आपको लग रहा है हमारे पास कोई डिसीजन मेकिंग तो थी नहीं, तो दिस वाज अ वेरी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट. उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की उस समय की सबसे बड़ी 2 प्रेसिडेंसीज, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को कुछ पावर्स डेलीगेट किए गए. नहीं तो जनरली क्या होता था, हमारा कैलकाटा वाज आवर कैपिटल एट दैट टाइम, तो सारी पावर कैलकाटा में ही रहती थी ब्रिटिशर्स के हाथ में. बट दैट पावर वाज देन लेटर गिवन टू 2 ऑफ द मेजर प्रेसिडेंसीज इन इंडिया, मद्रास एंड बॉम्बे. ठीक है, इनको पावर दे दी गई, कुछ कुछ पावर्स. ओके, और वाइसरॉय को ये पावर थी, जैसे इंडिया में अभी भी क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, तो पार्लियामेंट के साल में 3 सेशन होते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट वेकेशन में होता है, लेकिन अब लॉज की तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है. तो कई बार कुछ इमरजेंसी में अगर किसी लॉ को पास करने की जरूरत पड़ती है तो ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी अभी भी 6 महीने की ही होती है. तो उस एक्ट के थ्रू 1861 में वाइस रॉय को ऑर्डिनेंस लाने की पावर मिली थी, जो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा. और 6 महीने के उसके बीच में क्या करना है, वो पार्लियामेंट जो बना हुआ है ना आपका, उसको एक्ट की तरह पास करना पड़ेगा. तो ऑर्डिनेंस जब तक रहता है उसकी पावर भी एक लॉ की तरह ही होती है, बट ये टेम्पररी लॉ है. इट हैज टू बी पास्ड प्रॉपरली बाय द लेजिस्लेचर, राइट. हमने पार्लियामेंट बनाया इसलिए, दैट इज व्हाई वी इलेक्ट पीपल टू द पार्लियामेंट, ताकि वो हमारे लिए लॉज बनाए. तो इसीलिए वाइस रॉय एक तरह से प्रेसिडेंट की तरह काम करते थे उस समय, राइट. तो ही वाज गिवन सम पावर कि आप अगर कुछ जरूरत पड़े तो एक बार के लिए लॉ बना सकते हो, लेकिन उसको 6 महीने तक की उसकी वैलिडिटी रहेगी मैक्सिमम. ये 1861 के लॉ में आया था. Now we'll move on to a very important set of acts. जो इंडियन काउंसिल एक्ट 2 आए थे 1909 में और 1919 में. तो 1909 के टाइम पर हमारे वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो. ठीक है, लॉर्ड मिंटो वाज आवर वाइसरॉय एट दैट टाइम. तो इसलिए 1909 का जो लॉ आया था उसको कहते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म्स. ठीक है, तो मोरले वाज द सेक्रेटरी एट दैट टाइम एंड मोरले मिंटो रिफॉर्म्स उनको बोला जाता है, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. अब ब्रिटिशर्स को यह भी समझ में आया है कि इंडियंस ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम कर भी रहे थे. एक फ्रीडम मूवमेंट कह सकते हो इंडिया में काफी अच्छी तरह से स्टार्ट हो गया था. वी इवन गॉट सम लीडर्स टू द मूवमेंट, और अलग अलग जगहों पर ऐसा हो गया था कि भाई ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो, है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम लोगों को अपना देश खुद से गवर्न करना है अब. तो उनको लगा कि अब इंडिया को डिवाइड कैसे करें, है ना, इन लोगों को कैसे, तो बहुत ही यूनाइट हो रहे. तो वो एक नई पॉलिसी लाए जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल. तो उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर इलेक्शन कराए जाते थे ना, जो जहां पर मान लो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो वहां पर डिसाइड किया कि यहां से सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्ट होगा. तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, कि आपने रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, राइट. आप अगर मान लो उसके बेसिस पर करो कि भाई इनका रिप्रेजेंटेशन कम है या कुछ और प्रॉब्लम है तो बात अलग है, बट आपने रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया. तो यहां पर इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, पर्टिकुलरली फॉर इस्लाम. इसीलिए हमने लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट का नाम दिया है ना. फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं लॉर्ड मिंटो को, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ही ब्रॉट
इलेक्टोरेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ इस्लाम या फिर मुस्लिम्स को अलग से इलेक्टोरेट दिए गए थे 1909 में। एंड दिस वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट एट डिवाइडिंग अस कम्युनली, बिकॉज उनको समझ में आया कि अगर इनको एज एन इंडियन वाली फीलिंग दे देंगे तो ये सारे साथ में, लेकिन अगर इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर देंगे तो ये अलग है। आप देखोगे इस चीज की छवि हमें आज तक इंडियन पॉलिटिक्स में दिखती है ना। बाकी मतलब आदमी खुद समझदार है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। सो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian member to join the Viceroy's Executive Council also। तो उस समय के जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती थी ना, मतलब उसका पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। उस टाइम आईएएस सर्विस होती नहीं थी, बट सत्येंद्र नाथ सिन्हा वाज दैट यू वुड से लेवल ऑफ पर्सन। तो ही वाज अपॉइंटेड टू वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन हियर। और जो उनका सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है, मतलब एक तरह से लोकसभा टाइप मान लो, उसकी सीट को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। ठीक है, द सीट्स वर इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। इस तरह से उसकी सीट्स को बढ़ा दिया गया था। तो ये था 1909 का लॉ, बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक है, राइट। अब आता है 1919 का, विच इज कॉल्ड दी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब यहां पर भी सेम बात है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम वाइसरॉय थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर है एंड मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी, तो इट इज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब 1970, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड दे देता हूं। यहां तक ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इंडियंस ने इस वर्ल्ड वॉर में इसलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि अगर आप हमारा साथ दोगे और हम वॉर को जीत गए तो हम आपको एक तरह से कह सकते हैं डोमिनियन स्टेटस देंगे, है ना, कि आप अपनी कंट्री को रूल कर पाओगे काफी हद तक। इंडियंस ने उनका फुल हार्टेड साथ दिया, हमारे काफी सारे लोग उसमें मारे भी गए। ऐसा कहा जाता है कई सारे राइटर्स के द्वारा कि अगर इंडियंस ब्रिटेन का साथ नहीं देते ना तो ब्रिटेन जीत नहीं पाता इन वॉर को। तो हमारे इतने सारे, बिकॉज वी हैड द बेस्ट क्वालिटी हॉर्सेस, वी गेव देम अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ आर्टिलरी एंड दे वन दी वॉर। वो वॉर जीत भी गए, लेकिन जब 1918 में वॉर खत्म हुआ तो अपनी प्रॉमिस से हट गए। और इस वजह से इंडिया में आप देखोगे कई सारे मूवमेंट हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ऑल उसका रीजन अलग था, बट वो भी एक पैरेलल एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था उस समय, राइट। उस बीच 1919 में ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए। तो 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने एक छवि दिखाई कि हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो 1909 में हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड किया था, 1919 में सारे रिलीजन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अभी जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो अदर रिलीजन्स के भी आ गए, तो सिख आ गए, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, तो हिंदू मुस्लिम्स तो ऑलरेडी थे ही थे, तो अब बाकी रिलीजन्स को भी इस तरह से डिवाइड करना शुरू कर दिया। एंड क्योंकि 1909 की जो पॉलिसी थी ना, उसने काफी अच्छे से ब्रिटिशर्स को दिखाया था कि आप इंडियंस को इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, तो उनको लगा कि और रिलीजन से डिवाइड कर देते, हमारे लिए इनका गवर्नेंस आसान होगा, तो उन्होंने और डिवाइड करना शुरू करा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, पहली बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक रिस्ट्रिक्टेड थे। मतलब अभी आप प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे कि हमारे पास एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं, राइट। यहां पर ये पहली बार किया गया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गया आज के जमाने का। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए गए थे कि भाई इन इश्यूज पर आप लॉ बना सकते हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर्स थे कि उन इश्यूज पर वो बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अभी तक जैसे हमारा अभी लोकसभा और राज्यसभा है ना, दो हाउसेज है पार्लियामेंट में। 1919 तक एक हुआ करता था, 1919 में दो बनाए गए। ठीक है, अपर हाउस को बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस को अभी हम प्रेजेंटली राज्यसभा बोलते हैं, और लोअर हाउस को बोलते थे लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम प्रेजेंटली लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, सो इट वाज द राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो अपर हाउस वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस वाज द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दो अलग अलग हाउसेस बनाए गए। 1919 का जो लॉ है ना, ये जो पर्टिकुलर इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं डायरकी। ठीक है, इट्स वेरी फेमस फॉर द सिस्टम ऑफ डायरकी। अब डायरकी का क्या मतलब होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। डायरकी का मतलब होता है कि दो क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बना दिए। अभी भी अगर आप किसी स्टेट में देखोगे तो एक गवर्नर होता है और एक चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर, उसको पूरी टीम होती है जो एमएलएस की, वो लोग उसको इलेक्ट करते हैं, और जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होकर आता है। तो यहां भी ये सिस्टम किया था, एक बन गए एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स जो कि नॉमिनेट होते थे, और एक बन गए मिनिस्टर जिनको लोग इलेक्ट करते थे। तो ये डायरकी का सिस्टम वो लोग लेकर आए। अब इनके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग थे, तो उन्होंने एक बनाया समथिंग कॉल्ड द रिजर्व्ड लिस्ट। ठीक है, दो लिस्ट थी, रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। तो रिजर्व्ड लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पर गवर्नर
वुड मेक लॉज, ठीक है, गवर्नर के अंडर आता था वो, और ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते थे वो मिनिस्टर्स के अंडर आते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि इसको काफी ज्यादा गलत माना गया था, इसको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट माना गया था, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की दखलंदाजी माना गया था प्रोविंसेस की गवर्नमेंट में। यहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है कि मिनिस्टर्स लेकिन अगर जो लॉ बनाते उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकता था, लेकिन गवर्नर अगर कोई लॉ बनाएगा, जो इनका एग्जीक्यूटिव गवर्नर है या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसलर की बात कर ले हम, वो अगर कुछ लॉ बनाएंगे तो दी वाइसरॉय कुड इंटरवीन एंड द वाइसरॉय कुड चेंज दैट एज वेल, राइट। तो यहां पर थोड़ा सा अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स था, बट इट वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो वी कुड नॉट आस्क फॉर अ लॉट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसको काफी ज्यादा आप कह सकते हो उसके अगेंस्ट लोग गए थे, एंड पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस काइंड ऑफ अ लॉ। ठीक है, मैं बहुत फटाफट इसलिए जा रहा हूं बिकॉज ये चीजें ना बहुत रेलेवेंट नहीं है, मतलब ये चीजें आपको मेकिंग बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है छोटे छोटे वो कहां से आए हैं, है ना। तो अभी ये समझना जरूरी है, लेकिन इसको ऐसे बहुत डीप डाउन नहीं समझना है हमको, बस ये ऊपर ऊपर सबको आइडिया होना चाहिए कौन सा क्या था। इसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि चलो आपके लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, राइट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए एक कमीशन बनाई गई। ब्रिटेन से एक आदमी को बुलाया गया जिसका नाम था सर जॉन साइमन, और सर जॉन साइमन की हेडेड एक कमीशन बनाई गई जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में टोटल 7 लोग थे। इसमें अजीब बात यह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारे देश का और 7 में से एक भी आदमी इंडियन नहीं था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही वेहेमेंटली, मतलब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने, सॉरी, इसको बहुत ही वेहेमेंटली अपोज किया। ठीक है, तो 7 मेंबर कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय मिस्टर साइमन और मिस्टर जॉन साइमन। ठीक है, नो इंडियंस वर देयर इन द कमीशन व्हिच वाज अपोज्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल ग्रुप्स। इसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ था कि वन ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स लाला लाजपत राय डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन। तो वहां वो लोग वो अपने ग्रुप के साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहां पर ब्रिटिश जो पुलिस थी उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, और लाठी चार्ज में इनके सर पर चोट आई थी, एंड एज अ रिजल्ट ही पास्ड अवे ड्यू टू दोज लाठी ब्लोज ऑन हिज हेड। तो इसीलिए ये थोड़ा ये कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट था, और ये काफी ज्यादा साइमन कमीशन की, आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस स्लोगन था, साइमन गो बैक, है ना। तो साइमन गो बैक इंडियंस ने उस टाइम लगाया था कि भाई साइमन हमें चाहिए ही नहीं। तो जब वो इंडिया में आए थे तो उनको इस तरह से ट्रीट किया गया था कि हम उनको जानते ही नहीं है ना, लोग इनसे बात नहीं कर रहे थे, इनकी जो पूरी कमेटी थी उसको पूरी तरह से हर जगह उनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो जहां जहां भी जा रहे हैं। तो उसको वेहेमेंटली अपोज किया गया, और इस आइडिया को बाद में ब्रिटिशर्स को ड्रॉप भी करना पड़ा। ठीक है, दिस आइडिया हैड टू बी ड्रॉप्ड बाय द ब्रिटिशर्स। नाउ मूविंग अहेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इसके बहुत सारे फीचर्स, लाइक ये सबसे वन ऑफ द लेंथीएस्ट एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी किसी भी कॉलोनी में लगाया था, राइट। और इसके बहुत सारे फीचर्स हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, जो हमारे पास अभी 1950 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये बहुत सारे फीचर्स हैं। सो दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937, ठीक है, 5 में बना था, एंड लार्ज पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम दिस एक्ट। तो यू नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज, है ना। हम लाइक यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का, आयरलैंड का, कनाडा का, साउथ अफ्रीका का, जर्मनी का, बहुत सारे, रशिया का, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट था, इट वाज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट बाय अ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी जिसको लीड किया था लॉर्ड लिनलिथ ने। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथ ने इस पर्टिकुलर यू कुड से पूरी जॉइंट सेलेक्ट कमिटी को लीड किया था, एंड ही वाज द पर्सन हु वाज बेसिकली यू कुड से वेरी एडमेंट कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर सिस्टम देना चाहिए which would talk about rights, which would talk about duties, responsibilities and so on, और हर चीज की पावर्स के बारे में भी बात करेगा, राइट। तो इसीलिए इसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्ट बोला जाता है, पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ओवरटेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन इंडिया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। ये लॉ आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई भी कभी भी रैंडमली पूछ ले कि भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजरली कहां से लिया गया है, इट्स ऑलवेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और भी बहुत सारे सोर्सेज है, बट ये सबसे मेजर सोर्सेज है, राइट। जैसे इसने देखो क्या किया, ठीक है, तो इसने पहली बार इंडिया को फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स बोला। अभी भी हम क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना, यही हमारे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। वैसे ही यहाँ पर फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट, प्रोविंसेस मतलब जो राजा महाराजाओं की उस टाइम वो हुआ करती थी, रियासतें हुआ करती थी, है ना, कि अलग अलग जगहों पे, और कुछ स्टेट्स थे जो प्रॉपर्ली मतलब मान लो ब्रिटिश राज के अंडर आते थे। तो वैसे इनके इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोविंसेस एज वेल एज द इंडियन स्टेट्स, और ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस वाज गिवन इफेक्ट बाय डिवाइडिंग लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन प्रोविंसेस एंड द सेंटर। तो इन्होंने पहली बार पावर डिवीजन किया। यहां पर भी वो लिस्टें बन गई थी जो मैं आपको बता रहा था ना, अभी हमारे पास वो 3 लिस्ट है, हमारा शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर 3 लिस्ट है। तो वैसे ही उन्होंने लिस्ट बनाई थी पहली बार
1935 वाली एक्ट में, ठीक है। ये देखो, ये भी 3 लिस्ट है। तो एक थी फेडरल लिस्ट, फेडरल इज द सेंट्रल लिस्ट, जिसमें 59 आइटम्स थे। 59 आइटम्स का मतलब होता है सब्जेक्ट, जैसे डिफेंस एक सब्जेक्ट है, फाइनेंस एक सब्जेक्ट है, रेलवेज एक सब्जेक्ट है ना, तो ऐसे 59 सब्जेक्ट्स थे। सिमिलरली एक प्रोविंशियल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट वाज फॉर द स्टेट्स एंड प्रोविंसेस, 54 आइटम्स थे इसमें, और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी जहां पर दोनों बना सकते हैं। अभी प्रेजेंटली क्या होता है कि मान लो कई बार ऐसा है कि भाई 36 आइटम्स थे इसमें, मान लो दोनों ने कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट ने भी एक लॉ बनाया, सेंट्रल ने भी एक लॉ बनाया, और दोनों लॉज में कॉन्ट्राडिक्शन है, दैट एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट में है दोनों लॉज, तो फिर सेंट्रल का लॉ चलता है। तो इंडिया को, इसीलिए इंडिया का जो सिस्टम है ना, उसको क्वाजी फेडरल बोला गया है। तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है दैट द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड यू कुड से सर्टेन अदर लोकल गवर्नमेंट्स। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट ऑलवेज प्रिवेल्स इन इंडिया, राइट। तो इसलिए इंडिया के सिस्टम को 100% फेडरल ना बोल के क्वाजी फेडरल बोला गया, विच लुक्स लाइक फेडरल बट नॉट एग्जैक्टली फेडरल, राइट। तो केसी वियर करके एक राइटर थे, ठीक है, उन्होंने इसको बोला था, ठीक है, केसी वियर ने ये बात बोली थी, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अज्यूम द रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एट दैट टाइम एंड द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज बाइकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फेडरल असेंबली इज अगेन द लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज अगेन द राज्यसभा, ठीक है। तो दिस वाज द प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट जमाने की बात करूं मैं, तो ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, ठीक है। कुछ कुछ जो प्रोविंसेस के यू कुड से गवर्नमेंट थी, उनको भी बाई कैमरल किया गया था। आप ये प्रेजेंट जमाने में भी देखोगे, अगर आप प्रेजेंटली देखोगे ना, तो कई सारी ऐसी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हम बात करें समथिंग लाइक स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। असेंबली और काउंसिल इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। काउंसिल में लोग नॉमिनेट होके जाते हैं और असेंबली में लोग इलेक्ट होके जाते हैं। तो आप जब इलेक्शन में वोट डालने जाते हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली को देते हो, काउंसिल को नहीं देते हो, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे बाई कैमरल, बाई कैमरल का मतलब होता है 2 हाउसेस, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, इंडिया में कुछ 7 स्टेट्स ऐसे हैं फिलहाल जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और असेंबली भी है। असेंबली में लोग इलेक्ट होते हैं, काउंसिल में लोग नॉमिनेट होके जाते हैं, राइट। फिर अल्टीमेटली बहुत चीजों के बाद में हमारी बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, फिर ठीक है कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। तो ये सारी चीजें ना बहुत फेलियर्स ही रही एंड अल्टीमेटली द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड कि भाई अब हम सही नहीं पाएंगे, इंडियंस को भी एक काम करते हैं, इनको इंडिपेंडेंस देके खत्म करते हैं, क्योंकि दिस वाज एन एरा जहां पर सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल भी रही थी। तो 18 जुलाई 1947 को उन्होंने एक पर्टिकुलर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को यू वुड से एनफोर्स करा। उन्होंने कहा कि वी आर ब्रिंगिंग अप दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और रॉयल असेंट का मतलब होता है कि जो क्वीन होती है ना, उसका असेंट मिल गया कि भाई नाउ द इंडियंस कैन कुड से लुक आफ्टर द फंक्शंस ऑन देयर ओन। तो एक्ट प्रोवाइडेड दैट फ्रॉम 15 अगस्त 1947, referred to as the date as appointment under Government of India Act 1935, 2 independent dominions, India and Pakistan, would be established. 15 अगस्त 1947, अल्टीमेटली आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। अब आप, मैंने ना कई सारी चीजें मिस करी है। कैबिनेट मिशन प्लान मैंने आपको नहीं पढ़ा रहा, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं पढ़ा रहा, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, है ना, गांधी जी के कई सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से क्लैट और लॉ एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। दे वुड बी इंपॉर्टेंट जनरली। तो अगर आपको पढ़ना है तो एक लूसेंट जीके करके बुक आती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का अलग से सेक्शन है, वहां से पढ़ सकते हो। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम ओनली दिस पार्ट इज रेलेवेंट, और अब इतना ही करेंगे इंट्रोडक्शन में। जब हम आर्टिकल्स पर जाएंगे और जब हम चीजों को पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा फिर भी ठीक से करेंगे, बट ये बेसिक इंट्रोडक्शन और इतना काफी है आपके लिए, है ना। जिनको अगर लग रहा है कुछ पार्ट्स मिसिंग है तो वो जानबूझकर मिस किए गए, राइट। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वाज टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम, अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड अथॉरिटी टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट की काफी सारी एक्ट्स को रिपील भी किया, काफी सारे हम इसको यूज भी करते हैं। जैसे हम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूज करते हैं वो अभी भी 1872 का है। अभी तो हमने नए आईपीसी और वो सब बना दिए, वरना आईपीसी 1860 का था। हमारे पास एक एविडेंस एक्ट था जो भी अभी नया आ गया है, वो भी 1872 का था। तो हम काफी सारे ब्रिटिश एक्ट्स को अभी तक यूज करते हैं, जो भी मतलब प्रिंसिपल्स हमें ठीक लगे कि मतलब दीज प्रिंसिपल्स आर फाइन ऑन पेपर, तो उनको हम अभी तक हमारे एग्जिस्टिंग लॉज में यूज करते हैं। एंड इंडिया फाइनली बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 15 अगस्त 1947। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग एक तरह से कहते शुरू हुई 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक वी फाइनली गॉट अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था
that was passed on 26th November 1949. 26th November, that is why is also called the Law Day और द कॉन्स्टिट्यूशनल डे. ठीक है, 26 नवंबर को इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे बोलते हैं और 26 जनवरी को नहीं बोलते, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है वो पर्टिकुलर कमिटी या वो पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देंगे. तो टोटल उन्होंने 11 सेशंस होल्ड किए और इट टुक देम 2 years 11 months and 18 days, रफली 3 साल. 2 years 11 months and 18 days, बिकॉज इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना. हर आदमी की अलग एक्सपेक्टेशन है, अलग रिक्वायरमेंट है. राजस्थान इज डिफरेंट फ्रॉम गुजरात, गुजरात इज डिफरेंट फ्रॉम केरला, केरला इज डिफरेंट फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु इज डिफरेंट फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर इज डिफरेंट फ्रॉम मेघालय. तो बहुत अलग अलग लोग हैं हम, है ना. हमारा खाना पीना, बोलचाल, कल्चर, रहने का तरीका, बात करने का तरीका, एस्पिरेशन सब अलग है. तो इसलिए हर जगह जाकर घूमकर लोगों के एक्सपेक्टेशंस को समझा गया, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा गया, लोगों को राइट्स देने की बात की गई. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट केम वाज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. वी आर स्टिल द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड डिस्पाइट बीइंग सच अ ह्यूज डाइवर्सिटी. वी स्टिल आर एबल टू लिव मोर और लेस इन पीस, है ना. हम लोग देखते हैं इतनी ज्यादा अलग अलग टाइप के लोग, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हम हमेशा पीस में रह पाते हैं थैंक्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक लॉ ऑफ द लैंड है जो हर एक आदमी से ऊपर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो. वो है भारत का संविधान, जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को लाने में समय लगा था. हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े बाकी कंट्रीज के. ठीक है, अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजों पर बहुत फोकस किया गया इंडियन पर्सपेक्टिव से, एंड देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट. तो थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट दे ब्रॉट सच अ you could say heavy constitution and such a well written constitution for us, right. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको हिंदी में भारतीय संविधान बोला गया था, राइट, और इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया. मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूं इसके बारे में. ठीक है, तो इस जो कैलीग्राफी होती है कि मतलब जो हैंड रिटन वाला जो पार्ट था, सो दैट वाज डन बाय मिस्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. इनका नाम नोट कर लेना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये किया था. और जो एक तरह से इसकी जो डिजाइनिंग थी हर पेज की और वो सब, दैट वाज डन बाय बिहार राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस. ठीक है, इन दोनों लोगों ने उसको डिजाइन किया था. इसको अडॉप्ट किया था लॉ डे पर, कॉन्स्टिट्यूशन डे पर 26 नवंबर 1949 को, राइट. और मतलब ये बहुत इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक लाहौर सेशन हुआ था 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का. तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे इंडिया का, है ना. तो इंडिपेंडेंस डे तो हो नहीं पाया. अब इंडिपेंडेंस तो जब मिलेगी तभी मिलेगी, राइट. उनके हिसाब से हो नहीं पाया. तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई. तो उनका फिर मन था कि हम लोग 26 जनवरी को वी विल मेक इट दी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, राइट. तो 1929 में लाहौर में, उस टाइम लाहौर इंडिया का ही पार्ट था. पंजाब जो इंडिया का स्टेट है वो लाहौर तक एक्सटेंड करता था और लाहौर इनफैक्ट उसकी कैपिटल थी उस समय, राइट. तो उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था. अभी तक हम डोमिनियन स्टेटस मांगते थे कि भाई हमें थोड़े से पावर्स दो. पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको. तो वो पहली बार इंडिया में नारा लगा था. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी 2 महीने तक वेट किया गया और अल्टीमेटली 26 जनवरी 1950 को उस कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया. मैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद में, अगर आप एपिसोड 1 के एंड में जा रहे हो. ये आपको फिगर आउट करना है और अपनी नोटबुक्स में लिखना है कि कौन सी कंट्रीज से हमने कौन सी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिए. ठीक है, छोटा सा होमवर्क है आपके लिए. इट विल टेक यू barely 10 minutes बट वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट कि हमने कहां से क्या क्या लिया है अभी तक. ठीक है, तो फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1946 में बना था. ठीक है, कि आगे का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू. ठीक है, टोटल इसकी 389 की स्ट्रेंथ थी. ब्रिटिश इंडिया से आए थे 93 और ब्रिटिश इंडिया से आए थे 296 और प्रिंसली स्टेट से आए थे 93. प्रिंसली स्टेट मतलब राजा महाराजा की जो रियासतें थी उनमें से, राइट. सो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो हर सीट पर 1 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन. तो इंडिया हैड रफली एट अ पॉपुलेशन ऑफ 389 मिलियन एट दैट टाइम, एंड अभी तो हम बहुत ज्यादा आगे निकल गए, बट अभी 1 मिलियन पर एक सीट रफली दी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ठीक है, दैट इज हाउ इट वाज बीइंग डन. तो इलेक्शन टू 296 सीट्स हुए थे. ठीक है, 296 मतलब ब्रिटिश इंडिया वाली सीट्स पर इलेक्शन हुए. 208 वर वन बाय द गवर्नमेंट बोल लो या कांग्रेस बोल लो, उन्होंने जीते. ठीक है, 73 वर वन बाय द मुस्लिम लीग जो उस टाइम की सेकंड हाईएस्ट पार्टी थी और विच अल्टीमेटली डिमांडेड पाकिस्तान एंड देन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, राइट. तो ऐसे था 208, 73 और जो रिमेनिंग जो छोटे मोटे ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनको चली गई. बट इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है, मतलब 15 सीटें बची थी तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को चली गई, राइट. तो दिस इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लुक्स अल्टीमेटली.
और मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा आगे के सेशंस में। ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की मैंने आपको कोशिश की, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर गया। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज यहाँ से जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया अगर उसमें समझ नहीं आया, बाकी चीजें पढ़ने वाले प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। इसके आंसर आप 1 2 3 करके कमेंट्स में लिख सकते हो। हु इज कॉल्ड द मॉडर्न मनु? ठीक है, मॉडर्न मनु किसको बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव व्हेन इट वाज एनफोर्स्ड इन 1950? जब पहली बार उसको एनफोर्स किया गया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हुआ करते थे? ठीक है, दिस इज थर्ड क्वेश्चन एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। आई होप इट वाज यूजफुल। स्टे ट्यून फॉर एपिसोड नंबर 2 जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की जेन्युइनली शुरुआत करेंगे और हम प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मैंने आपको ये वाली फोटो दिखाई कि इसके अंदर क्या है। तो ये भी किताब बंद है, अब इसको खोलने का समय आएगा एपिसोड नंबर 2 से। थैंक यू सो मच, आई होप इट वाज यूजफुल। मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एनी डाउट्स, एनी फीडबैक, फील फ्री टू डू इट। थैंक यू सो मच गाइस। उसके अलावा हमारे आप टेलीग्राम चैनल्स पर हमें ज्वाइन कर सकते हो, तो हम सारे जो क्लासेस के हमारे अपडेट्स वगैरह होते हैं वो वहीं पर प्रोवाइड करेंगे। यू कैन राइट 12 मिनट्स टू क्लैट ऑन टेलीग्राम का सर्च बार। ठीक है, आप 12 स्पेस देके 12 मिनट्स टू क्लैट, और आपको सारे हमारी क्लास के लिंक जो करंट अफेयर्स वगैरह की और बाकी सेक्शंस की भी होती है वो मिल जाएगी वहां पे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस, आई होप इट वाज हेल्पफुल।